हमारे जीवन में या कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाह रहा हो तो उसकी टांग खींचने के लिए उसके दुश्मन पैदा हो जाते हैं। ध्यान रखना कि कोई भी किसी की सक्सेस से अधिकतर मैं ये जानता हूँ कि वो खुश नहीं होता। तो क्या करता है कि भैया इसे कैसे नीचे क्या है 63.12% हो गई है। तो यानी कि इतनी ज़्यादा पब्लिक, भैया तुम ही कंपनी संभालो। क्या सीखने का मौका मिला? FIs और DIs सब अपना भला देखते हैं और समय पर वो अपना लॉस और प्रॉफिट बुक से निकलती है। कैसे? एक तो वो डर के मारे लॉस में निकल जाती है, एक दूसरी 3 तरीके से। दूसरा होता है भैया जहाँ मैंने खरीदा वहाँ तक आज मैं निकल जाऊँगा, ऐसे भी बहुत होते हैं। और जो तीसरे होते हैं यार, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे रामा स्टील के बारे में। और रामा स्टील एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर काफ़ी लोग इसके बताए हुए काम, जैसे कि ये बढ़िया काम कर रहा है या फिर डिफेंस की तरफ मुड़ रहा है कि डिफेंस की किसने कंपनी बना ली है, तो ऐसा लगा कि भाई छोटी सी कंपनी ने बहुत बड़ा वर्क कर दिया। पर जब ये न्यूज़ आई तो शेयर ऊपर, उसके बाद नामो निशान नहीं है कि ये इसमें काम कर रही है या नहीं कर रही है। पर निवेशक जो हैं काफ़ी इन्वॉल्व हो चुके हैं, और वो निवेशक जो छोटे हैं, आप और मेरे जैसे हैं, है ना। तो ऐसे निवेशक इसके अंदर फंस गए और तत्पर कहते हैं सर इसके अंदर होगा क्या। और बात करेंगे हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि सेल के बारे में। और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर लगभग 2-3 महीने से कह रहे हैं कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाई, और लिख भी दिया उन्होंने कि सर 2.5 महीने हो गए मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए कह रहा हूँ, आपने नहीं बनाई। तो आज हम सेल का कार्य क्या काम करती है, कितनी इसकी क्षमता है, कैसे कैसे इसके प्लांट हैं, किस सेक्टर के लिए ज़्यादा वर्क करती है, और आगे का विस्तार के लिए कितना खर्च कंपनी कर रही है, और इसके फंडामेंटल हर एक स्थितियों को आज हम देख कर चलेंगे। देखो सर, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारे जीवन में या कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाह रहा हो तो उसकी टांग खींचने के लिए उसके दुश्मन पैदा हो जाते हैं। ध्यान रखना कि कोई भी किसी की सक्सेस से अधिकतर मैं ये जानता हूँ कि वो खुश नहीं होता। तो क्या करता है कि भैया इसे कैसे नीचे गिराएं, इसे कैसे नीचे लाएं, और ये कैसे इतने आगे बढ़ गया, है ना। होता है ना ऐसा। तो यानी कि लाइफ में हमारे साथ हम आगे बढ़ने चाहें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ क्रिएट होती है। पर इंसान जो होता है उसकी परवाह ना करके अपने लक्ष्य के ऊपर जाता है और उसे वो पा लेता है। इसी तरीके से शेयर बाज़ार के अंदर भी हमारे जो कदम है ना, जो हमने किसी का फ्यूचर देख लिया अच्छी कंपनी का, भैया ये है वो है, और बीच में उसके अंदर निगेटिव न्यूज़ आ रही है, तो यानी कि वो पैर खींच रही है हमारा। यानी कि वो ऐसे लोग हैं कि जो हमें शेयर बाज़ार से कमाने नहीं देंगे। देख लेना, जैसे ही आप उसके अंदर से निकले और वो शेयर वहाँ से कहीं ऊपर मिल जाएगा आपको, और जब आपने उसे निकाला तो वहाँ वैसी न्यूज़ आई कि इसका सब कुछ बर्बाद हो गया। कई ऐसी कंपनियाँ हैं जहाँ पर हम सब ने इस वजह से एग्जिट कर दिया कि उस कंपनी के अंदर बहुत कुछ होने वाला है, बेकार बेकार बेकार। तो असल में वो एक चीज़ है कि कोई आपकी टांग खींच रहा है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और जो सच्चे निवेशक होते हैं, जो बड़े निवेशक हो जाते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, तो उनको पता है कि ये जो न्यूज़ है आएगी जाएगी, चाहे वो युद्ध की हो, कोरोना की हो, बॉर्डर में कुछ हो, देश में कुछ हो, विदेशों में कुछ हो, आएगी जाएगी। अब उसमें से कितने लोग इसको टांग खींचना समझ सकते हैं, वो एग्जिट करेंगे, और कुछ लोग इसको मजबूती से पार कर लेंगे। ये बहुत मैं अलग तरीके से आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना। तो पेनी स्टॉक भी आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, अपने में इन्वॉल्व करके रखते हैं। कुछ न्यूज़ आ रही है, वो जैसे कि अब युद्ध हो रहा है, युद्ध में डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहा है, ये सब ना एक छलावा है। आपको इस स्थिति को पार करके आगे की स्थितियां बनानी है, मैं आपको बता रहा हूँ। और कहीं ना कहीं बाज़ार के अंदर आगे
जैसे रुझान बन रहे हैं तेजी के ही संकेत हैं आगे जाकर, तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि लाइफ हो या शेयर बाजार हो, हर तरफ से हमें नीचे गिराने के लिए, नीचे खींचने के लिए चीज़ें चलती रहती हैं। इतनी सी बात आप एक समझ कर चल लें। रामा स्टील की अगर मैं बात करूं तो सर इसका रामा स्टील का जो शेयर है ना, इस वक्त 4 रुपये 80 पैसे करीब चल रहा है। ये वही शेयर है जो डिफेंस की न्यूज़ के साथ काफ़ी ऊपर चला गया था। इसके अंदर एक टॉपिक पकड़ा है और ये टॉपिक मैंने पहले भी पकड़ा था, और वो था एफआईज की अपनी होल्डिंग का इतना ज़्यादा बढ़ाना। देखो सर, सितंबर 2025 में 5.45% के इसके अंदर से एकदम एफआईज आ गए। इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है कि उस वक्त शेयर जो है करीब करीब 10 से 11 रुपये करीब चल रहा था। यानी कि 5.45% की हिस्सेदारी एफआईज ने 10 से 11 रुपये के बीच में बनाई। फिर थोड़ी थोड़ी सी बढ़ाई, फिर कम करी, लेकिन जून 2026 में अगर हम स्थितियों को देखें, जिस वक्त उन्होंने अपनी होल्डिंग को 3% कम किया, तो यहाँ से एक मुड़ चेंज हो गया। क्या कि एफआईज ने लॉस बुक कर लिया कि जो शेयर 10 से 11, साढ़े 11 के बीच में उन्होंने 5.45% की हिस्सेदारी बनाई, और जून 2026 की अगर मैं स्थितियां बताऊं तो कंपनी का शेयर 4 से 5.5 की स्थितियों में था। तो अब एकदम से 3% का कम होना, कि यानी कि 11 में खरीदा, 5 में बेच दिया, तो यानी कि एफआईज ने 3% की होल्डिंग को कम कर दिया। अब कितनी बची है? 2.70% बची है। और एफआईज जो होते हैं ना भैया, छलावा कर देते हैं। यहाँ बेचते हुए दिखा दिया, क्या पता यहीं से इन्होंने अपनी होल्डिंग को नीचे से फिर से ख़रीदा, आगे ख़रीदे, क्योंकि इतनी आसानी से वो लॉस नहीं बुक करने करे होंगे। तो उसके अंदर भी चीज़ें होंगी गुमराह करने वाले कि भैया हम तो निकल गए, अब कंपनी में कुछ नहीं बचा। तो उसे छोटी छोटी कंपनियों के अंदर अगर आप प्राइस बढ़ना देख रहे हो तो वो ऑपरेटर खेल होगा, चाहे वो एफआईज कर दें चाहे ऑपरेटर कर दें। कुछ भी अच्छा नहीं होता उसमें। अगर अच्छा होता तो वो जहाँ रेट पर गया है वहीं से प्रगति करने शुरू कर देता। कुछ भी अच्छा नहीं होता, सिर्फ इसके कि न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ को हम किस ढंग से समझ रहे हैं। तो ऑपरेटर का जब दिल चाहेगा, एफआईज का जब दिल चाहेगा, इसको फिर से ऊपर ले जाएंगे। इसमें कहना मुश्किल है कि वो कब होगा। क्यों? क्योंकि प्रमोटर इसके अंदर लगातार अपनी होल्डिंग को घटा रहे हैं, और जहाँ एफआईज इसके अंदर से निकल कर गए तो होल्डिंग किसके हाथों में थमा दी? भैया थमा दी है पब्लिक के हाथों में। और पब्लिक क्या है? 63.12% हो गई है। तो यानी कि इतनी ज़्यादा पब्लिक, भैया तुम ही कंपनी संभालो। क्या सीखने का मौका मिला कि एफआईज और डीआईज सब अपना भला देखते हैं और समय पर वो अपना लॉस और प्रॉफिट बुक करते हैं। तो यहाँ 3% की हिस्सेदारी एफआईज ने कम की, किस रणनीति से? इतना लॉस बुक करके, या फिर आगे जाकर और बढ़ाएंगे। बस इसी होल्डिंग के हिसाब से चीज़ों को देखना है, वरना रिजल्ट आएगा, कुछ तेज़ी हो जाएगी, कुछ गिरावट हो जाएगी, कुछ भी हमें समझने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा सर 2.5 महीने हो गए हैं सर, स्टील के ऊपर आपने वीडियो नहीं बनाई है, सेल के ऊपर। तो आज इसको मैं अलग ढंग से आपको समझाऊंगा। देखो सर, सेल जो है मुख्य तौर पर इस्पात यानी कि स्टील के ऊपर सबसे बड़ी कंपनी है। ये कच्चे लोहे से स्टील बनाती है और महारत्न कंपनी है, और कंपनी के पास बड़े बड़े प्लांट भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है इसके पास। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। तो ये सरकारी एक कंपनी है। किस किस क्षेत्र में कंपनी का जो उत्पादन है, किस में वर्क करता है, सबसे पहले आप ये समझें। देखो सर, रेल की पटरियां बनाने के लिए भी सेल वर्क करता है। तो आधुनिकीकरण होगा, रेल की पटरियां ज़्यादा बिछेंगी तो इसको ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। सबसे पहले आप ये समझो। तो बड़े पैमाने में रेल की पटरियों पर कंपनी वर्क करती है। कंस्ट्रक्शन स्टील, घरों, पुलों और इमारतों के लिए ये भी कंपनी का स्टील में यूज होता है। ऑटोमोबाइल, जहाज और भारी मशीनों में इस्तेमाल होने वाली स्टील के प्लेट्स और सीट्स के लिए भी सेल वर्क करती है। और विशेष तौर पर अगर देखें तो डिफेंस और अंतरिक्ष यानी स्पेस और अभियानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले स्पेशल स्टील, यानी कि सेल जो भारत के अंदर सार्वजनिक तौर पर सबसे बड़ी महारत्न कंपनी है, उसके मुख्यतः इतने सारे जो अलग अलग सेक्टर की चीज़ें वहाँ इसके प्रोडक्ट लगते हैं। तो यानी कि कंपनी की सेल भी बेस्ट होगी और इसके जो कार्य हैं वो भी कंपनी के बेस्ट ही हैं, इस हिसाब से अगर मैं आपको देखा जाए तो। देखो दूसरी अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कंपनी के अपने खुद की माइंस भी है। जैसे कि अगर कंपनी को कच्चे लोहा चाहिए तो उनकी खुद की है वो,
कितनी बड़ी बात होगी। कोयले की जरूरत इनकी, ये सब पूर्ति अपने द्वारा ही कंपनी कर लेती है, जो स्टील बनाने के लिए काफ़ी स्थितियाँ बताती है। और कंपनी के भारत में 5 बड़े एकीकृत स्टील प्लांट, अपना अलग से 5 प्लांट है जो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और एक और पश्चिम बंगाल पर स्थितियाँ हैं। और विशेष तौर पर कंपनी के पास कुछ विशेष स्टील प्लांट भी है, जैसे सेलम, भद्रावती और स्टील प्लांट भी कंपनी के पास हैं। सबसे बड़े ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो देश के अंदर अगर देखें तो बड़े प्रोजेक्ट, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो भैया पुल, डैम, रेल नेटवर्क, मेट्रो, डिफेंस इक्विपमेंट में इस्तेमाल होने वाली स्थितियों के साथ कंपनी आगे बढ़ती है। एक स्थिति अगर मैं और बताऊं तो कंपनी ने एनटीपीसी के साथ ज्वाइंट वेंचर करके एनएसपीसीएल की एक पावर की कंपनी बनाई, जो इनके खुद के जो प्लांट हैं उसके अंदर लगातार बिजली की चीज़ें सुनिश्चित हो। यानी कि अपने प्लांट के में जैसे कंपनी को ज़्यादा बिजली चाहिए तो वो ग्रिड पे निर्भर ना रह के अलग अलग कंपनी से लेके, तो कंपनी ने खुद ही एनटीपीसी के साथ ज्वाइंट वेंचर करके अपने प्लांट के लिए बिजली बना ली, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी निर्भरता कम कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपना उत्पादन बिजली के द्वारा कर सके। तो ये सबसे बड़ी स्थितियाँ है, इसे आप समझकर चल सकते हैं। एक और मैं आपको बताऊं कि कंपनियां भारतीय रेलवे के लिए बड़ा क्लाइंट, उनका ये क्लाइंट है बड़ा रेलवे। कैसे? समय समय पर कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी तो इसको ऑर्डर मिलने की क्षमता बढ़ जाती है। स्टील का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा पहिए, अलग अलग स्थितियों में एक्सल बनाने में, पहिए बनाने में कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे के लिए वर्क करती है। और इसका एक प्लांट है दुर्गापुर प्लांट, उसके अंदर स्थितियाँ देखी जाए तो अधिकतर रेलवे के लिए ये वहाँ पर पटरियाँ और पहिए बनाती है। लगभग 40,000 से 50,000 हर साल कंपनी एक्सल और पहिया देती है। किसको? रेलवे को देती है। तो यानी कि रेलवे अगर कुछ स्थितियाँ को और बढ़ाएगा तो यहाँ सेल के लिए एक बेहतर स्थितियाँ पैदा हो जाती है। तो ये आप समझ कर चले। वर्तमान में अगर कंपनी के हम इस्पात, कच्चे इस्पात का बनने की लगभग क्षमता देखें तो करीब करीब 20.63 मिलियन प्रति वर्ष है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म का अगर कंपनी अपना उद्देश्य बता रही है, जल्दबाजी में अगर अब कंपनी बता रही है कि हम 24.5 से 25 MTPA यानी मैट्रिक टन प्रति वर्ष करने की अपनी स्टील की क्षमता को बता रही है, जो एक बहुत बेहतर स्थिति है। 2030-31 के लिए कंपनी ने अपने विजन और टारगेट भी बताए हैं, जिसके अंदर ये अपने लक्ष्य को क्रूड स्टील क्षमता को बढ़ाकर 35 MTPA करने की स्थितियां बता रहा है। और इस विस्तार के लिए इसने एक बहुत बड़ा महाविस्तार किया है, जिसके अंदर 1,10,000 करोड़ से अधिक का कैपेक्स इस खर्च के लिए कंपनी रखेगी। तो ये स्थितियां हैं, कंपनी स्टील के अंदर बेहतर वर्क करे, किस किस चीज़ों के लिए वर्क करे, सारा मैंने आपको बता दिया। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, और भी कंपनी भारत के अंदर है, टाटा स्टील, JSW स्टील और आपका अन्य अन्य कंपनियां। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, क्योंकि चीन से और इंडोनेशिया, अलग अलग देशों से ज़्यादा से चीन से आता है भारत के अंदर जो स्टील आता है ना, उसकी जो मार है भी कंपनी झेलती है, क्योंकि वहाँ सस्ता आ जाता है। तो यहाँ जिसको स्टील की ज़रूरत होती है इनसे खरीदती नहीं, वो चीन से ही अपना इंपोर्ट कर लेती है। तो यहाँ एक बड़ी समस्या पैदा हुई। तो सरकार इस समस्या के लड़ने के लिए शुल्क भी उन कंपनियों में ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहा है, ताकि इन कंपनियों का फ़ायदा हो। तो एक बड़ी समस्या थी कि वहाँ डंपिंग कर देते थे, यहाँ से लाकर माल बेच देते थे अपना। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस स्टील सेक्टर के लिए था। उसके ऊपर भी सरकार अहम कदम निभा रही है। तो आगे जाकर स्टील के अंदर बेहतर स्थितियाँ बढ़िया हो सकती है। साल भर की स्थितियाँ देखिए, 210 रुपये कंपनी का शेयर गया था, 177 रुपये कंपनी का अभी प्राइस चल रहा है, 118 रुपये कंपनी का इस टाइम लो था। और अगर हम देखें तो 72,937 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी डिविडेंड भी देती है। जून 2026 में कंपनी ने 26,246 करोड़ की सेल करी है। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें 4,153 करोड़ का था। और लगभग अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखें खर्च निपटाने के बाद, तो 1,644 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया। यानी कि कंपनी काम के प्रति बेस्ट है और तभी इतनी ज़्यादा इसकी सेल हो रही है। ये आप समझ कर चलें। कंपनी की इक्विटी अगर हम देखें 4,131 करोड़ की है, जो ज़्यादा है। रिजर्व अगर हम देखें तो कंपनी के अंदर लगातार बढ़ रहा है, 56,225 करोड़ का है। और उधार कंपनी कम करे, लेकिन फिर भी उधार कंपनी के पास ज़्यादा है, जो 31,928 करोड़ रुपये करीब का है। सितंबर 2023 की स्थिति अगर मैं आपको बताऊँ तो वहाँ प्रमोटर 65% थे और FI 3.69% थे, DI 14.61% थे और पब्लिक 16.70% थी।
और देखने को ये मिल रहा है कि जहाँ पब्लिक इसके अंदर अब कम होती जा रही है, लगातार पब्लिक अब कम होती जा रही है। मैंने आपको कहा था कि जो भी कंपनी अच्छी बनेगी उसके अंदर पब्लिक कम होती जाएगी। पब्लिक दो तरीके से निकलती है। कैसे? एक तो वो डर के मारे लॉस में निकल जाती है, एक दूसरी, तीन तरीके से। दूसरा होता है भाई जहाँ मैंने खरीदा वहाँ तक आ जाए मैं निकल जाऊँगा, ऐसे भी बहुत होते हैं। और जो तीसरे होते हैं यार थोड़ा सा प्रॉफिट ले लूँगा, वो निकल जाते हैं। एक और होते हैं थोड़ा और ले लूँगा, वो निकल जाते हैं। तो इस तरीके से पब्लिक कम होती जाती है। पर फ्यूचर जो देखेगा भैया वो टिका रहेगा। तो अभी इसके अंदर देखें 16% करीब था उस टाइम, अब 11% यानी कि पब्लिक कम हो रही है। किसी भी कंपनी के अंदर अगर पब्लिक कम हो रही है वो उसके पॉजिटिव संकेत हैं भैया, ये आप समझ कर चल लेना। आप खुद भी इसकी एनालाइज कर सकते हो। DIs अब इसके अंदर 16.87% हो गए हैं और FI 7.09% होंगे और सरकार इसके अंदर है ही जो 65% है। तो ये रूपरेखा है। देखो इसी तरीके की आपको वीडियो देखनी चाहिए, वरना किसी को क्या पता कल भागे गिरे। आपको मजबूती देखनी चाहिए कि किन कंपनियों के अंदर मजबूती। आज की वीडियो आपको कैसे लगी ये मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।